Good morning students. Today we will do chapter 9 marginal efficiency of capital. हाँ जी, केन्स ने ये बात क्लियर की थी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, एमईसी भी। शॉर्ट पीरियड में रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रहती है, तो मेनली इन्वेस्टमेंट हमारी एमईसी पे डिपेंड करेगी। 1930 में इरविंग फिशर पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एमईसी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। उन्होंने इसको नाम क्या दिया था, रेट ऑफ रिटर्न ओवर कॉस्ट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, कि जब आप एक नई इन्वेस्टमेंट करोगे, एक नई मशीन खरीदोगे, तो वो आप जितने भी साल काम करेगी आपको कितना प्रॉफिट कमा के देगी, वो चीज़ है। इन्होंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, जैसे एक नई मशीन 20,000 में आप खरीदते हो, ठीक है, 10 साल चलेगी वो, 10 साल में 40,000 आपको कमा के देती है। तो 40 में से 20 तो आपका खर्चा भी हुआ था, आपको 20,000 बचा, 10 सालों का 20,000 बचा, 10 से डिवाइड कर दिया, एक साल का 2,000 प्रॉफिट बचा। तो परसेंटेज में देखें तो 2,000 अपॉन 20,000 इंटू 110%, ये आपकी क्या हो गई, एमईसी हो गई। अब हमारी जो एमईसी है इसको दो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। प्रोस्पेक्टिव वाइल्ड तो यही हो गया कि एग्रीगेट नेट रिटर्न आपको कितना मिलता है, जैसे लिखा हुआ है ना, PY = Q1 Q2। Q1 मतलब पहले साल में जो प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल में हुआ, N ईयर्स में जितना कमा के देगी वो सबको ऐड कर लो। दूसरा फैक्टर है सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस मतलब हो गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि जो आपकी मशीन अगर ख़राब हो जाए उसकी जगह आप नई सेम वैसी नई मशीन ख़रीदो तो कितने में ख़रीदोगे, वो हो जाएगा सप्लाई प्राइस। अब एक फ़ॉर्मूला भी है, ठीक है, एमईसी को कैलकुलेट करने के लिए, PY प्रोस्पेक्टिव वाइल्ड। कैसे, मतलब जैसे कैपिटल कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं ना, वैसे ही होता है ये, याद रखना है। PY1 पहले साल का जो प्रोस्पेक्टिव वाइल्ड है कितना होगा, सप्लाई प्राइस इंटू 1 + M हमारी एमईसी है। अगर हम दूसरे साल का देखना चाहें PY2, तो वो क्या होगा, PY1 इंटू 1 + M। फिर PY1 की वैल्यू डाल दी, क्या, SP इंटू 1 + M इंटू 1 + M, तो SP इंटू 1 + M का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही N ईयर्स के लिए चलता रहेगा। मैंने यहाँ पेंसिल से मार्क किया ना, देखो, PY N ईयर्स का SP इंटू 1 + M⁻⁴ या फिर इसको अगर हम डिराइव करें तो M क्या आ जाएगा, PY/SP का nth रूट -1। ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे सप्लाई प्राइस ऑफ मशीन। अगर आपको नई मशीन ख़रीदनी पड़े, 1,000 की आएगी, 2 साल की उसकी लाइफ टाइम है, 2 साल में वो आपको कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है, 1210। मार्जिनल एफिशिएंसी निकालनी है तो M = PY/SP nth रूट -1, इसमें वैल्यूज़ डालोगे तो ये 0.1 आ रहा है, 10%, मतलब एमईसी 10% है। ऐसे ही देखो, एमईसी को रेट ऑफ डिस्काउंट माना है लॉर्ड केन्स ने। वो कहते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट वो रेट होती है जिसमें क्या है, फ्यूचर वैल्यू किसी कैपिटल एसेट की और प्रेजेंट वैल्यू दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, उन्होंने एमईसी को उस डिस्काउंट रेट के टर्म्स में डिफ़ाइन किया है कि जो कैपिटल एसेट की प्रोस्पेक्टिव वाइल्ड है वो उसकी सप्लाई प्राइस के बराबर हो जाएगी। देखो अंडरलाइन किया है मैंने, सप्लाई प्राइस = डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव वाइल्ड। तो ये भी फॉर्मूला आपने याद रखना है, SP = PY1/1 + M, ठीक है, प्लस PY2/1 + M²। nth टर्म के लिए n टाइम्स तक चलता रहेगा ये। ठीक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मतलब क्या हो गया, वो वाली रेट जिस पे प्रोस्पेक्टिव वाइल्ड इस तरह से डिस्काउंट करनी है कि सप्लाई प्राइस के इक्वल हो जाए वो। ठीक है, लेकिन इतना कंफ्यूज मत हो, जनरली जो मार्जिनल एफिशिएंसी है वो क्या होती है, रेट ऑफ प्रोस्पेक्टिव वाइल्ड, जो हमें न्यू या एडिशनल यूनिट लगाने से मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमने टेबल शेड्यूल बनाया हुआ है इन्वेस्टमेंट और एमईसी। देखो नेगेटिव रिलेशन है, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती जाएगी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होती जाएगी, इसलिए जो एमईसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनी हुई है। अब इसके कम होने के 3 कारण हैं। सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो सप्लाई क्या हो जाती है, ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा होने से उसका प्राइस कम, जिसके कारण एमईसी कम। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने से भी ये इफेक्ट होती है। ऐसे ही प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से कम होती रहती है तो होता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एमईसी दोनों मतलब हम पहले भी कर चुके हैं। अगर एमईसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, बराबर होंगी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अगर एमईसी कम होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। ये टेबल में देखो, जब एमईसी 4% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो इन्वेस्टमेंट पे न्यूट्रल इफेक्ट है।
कुछ नहीं हो रहा। जब MEC 5 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है तो फेवरेबल, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। जब MEC 4 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 तो अनफेवरेबल। ठीक है, इलास्टिसिटी पे भी थोड़ा इफ़ेक्ट होता है। अगर MEC ज़्यादा इलास्टिक है तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी सी भी कम हो जाए तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चेंज होगी। लेकिन अगर MEC कम इलास्टिक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा चेंज होने पर भी जो इन्वेस्टमेंट है वो कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रही। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। उसके बाद देखो 2 तरह के फैक्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फैक्टर्स, जो MEC को इफ़ेक्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट साइज़ जितना बड़ा होगा MEC भी ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन अगर अच्छे प्रॉफिट मिलने की एक्सपेक्टेशन है तो MEC भी फेवरेबल होगी। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जितना लोग कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे MEC अच्छी होगी। साइकोलॉजी मतलब एंटरप्रेन्योर्स अगर ऑप्टिमिस्ट हैं, आशावादी हैं तो MEC बढ़ेगी। इनकम ज़्यादा होगी तो भी बढ़ेगी। टैक्सेस कम होने चाहिए तो बढ़ेगी। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यानी 6-7 आप कर लेना। लॉन्ग टर्म में पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा होगा तो मार्केट का साइज़ ज़्यादा होगा तो MEC बढ़ेगी। इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट की कैसी है ना, गवर्नमेंट का गोल क्या है वो भी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जितनी टेक्निक अच्छी होगी MEC ज़्यादा होगी। ठीक है, न्यू टेरिटरीज़ बनेंगी तो भी MEC फेवरेबल होगी। लॉन्ग टर्म में अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो भी MEC ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा। फिर क्रिटिसिज्म क्या आ गया कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, समझना इतना इजी नहीं है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से अलग है, इसको मेज़र करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कुछ दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है बट अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। केन्स का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना और अच्छे से करना।